जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो सर में। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के चैप्टर 4 का, हिंदी के पाठ 4 का बात करेंगे, जिसका नाम है एक प्रश्न और 4 उत्तर। हाँ, हिंदी के पाठ 4 का बात करेंगे, जिस पाठ का नाम है एक प्रश्न और 4 उत्तर। यह क्लास 10th की हिंदी का है, चैप्टर नंबर 4। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, जो एक कवि हैं, कवि का नाम है श्री प्रकाश। कवि का क्या नाम है? श्री प्रकाश। थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। कवि का नाम है श्री प्रकाश। कवि जो है एक बहुत ही भावुक विचार के हैं और उनके मन में हमेशा एक प्रश्न चलता है और इनके सामने जो भी कोई लोग आता है उनसे यह बात पूछने में थोड़ा भी नहीं शर्म करते हैं कि आखिर जो है कोई भी बात पूछने में जो उनके मन में बात चलता है, जो उनके मन में प्रश्न चलता है, वो प्रश्न पूछने में थोड़ा सा भी कमी नहीं करते हैं। चाहे वो अपने देश का हो या चाहे विदेश का हो, उससे उनसे पूछने में यह प्रश्न कोई दिक्कत नहीं करते हैं। तो पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि के बारे में जानेंगे। पाठ का नाम है एक प्रश्न और 4 उत्तर, जिनके राइटर हैं श्री प्रकाश। जिनके राइटर हैं श्री प्रकाश। देखिए, श्री प्रकाश का जन्म 3 अगस्त 1890 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक धनी और प्रतिभाशाली अग्रवाल परिवार में हुआ था। यानी कहने का मतलब है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्री प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो 3 अगस्त 1890 ईस्वी में श्री प्रकाश का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। श्री प्रकाश का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो श्री प्रकाश का जन्म अग्रवाल परिवार में हुआ था। ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। उनके पिता भारत रत्न डॉक्टर भगवान दास विश्वविख्यात दार्शनिक थे। यानी कि उनके पिता का नाम डॉक्टर भगवान दास था और उनको भारत रत्न से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। और किस क्षेत्र में? तो विश्वविख्यात दार्शनिक थे। उनकी मृत्यु 23 जून 1971 ईस्वी को हुई। यानी श्री प्रकाश का जन्म हुआ 3 अगस्त 1890 को और श्री प्रकाश की मृत्यु हो गई 23 जून 1971 ईस्वी को। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र नेता थे। श्री प्रकाश जी जो थे भारत के प्रमुख प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र नेता थे। वे पाकिस्तान में भारत के प्रथम उच्चायुक्त जिन्होंने 1947 से 1949 तक देश की सेवा की। उन्हें एक अच्छे वक्ता और लेखक के रूप में भी जाना जाता है। यानी श्री प्रकाश जी जो थे 1947 से लेकर 1949 तक पाकिस्तान में रहकर भारत देश का उच्चायुक्त का पदभार संभाले और उन्हें श्री प्रकाश जी को एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे लेखक के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। वे सन 1949 से 1950 तक आसाम में, 1952 से 1956 तक मद्रास यानी चेन्नई में रहे और 1956 से 1962 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। देश की सेवा और सच्ची निष्ठा के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1957 में पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था। यानी कि देश के हमेशा सेवा करते रहे जो राइटर हैं श्री प्रकाश जी, उनको भारत सरकार ने कब? 1957 ईस्वी में पद्म विभूषण अवार्ड से क्या किया था? सम्मानित किया था। तो श्री प्रकाश, यहां से 2 क्वेश्चन बन सकता है। भारत सरकार ने श्री प्रकाश अग्रवाल को किस पद से सम्मानित किया था? किस पद से सम्मानित किया था? तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, क्या आंसर हो जाएगा? क्या? पद्म विभूषण अवार्ड। भारत सरकार ने श्री प्रकाश अग्रवाल को पद्म विभूषण अवार्ड से कब सम्मानित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। अब चलते हैं हम लोग पाठ की ओर। और पाठ क्या है, आगे बढ़ने से पहले इस बात में जानते हैं कि लेखक को हमेशा किसी भी सिचुएशन में एक ही चिंता रहती थी, और चिंता बस उन्हें इस बात की रहती थी कि हमारे देश में क्या है। चलिए देखते हैं।
लेखक देश की दशा को लेकर क्या थे, चिंतित थे। जो लेखक हैं उनको बस एक बात की चिंता कि हमारे देश की दीन दशा कैसे सुधरेगी। ठीक है, इनके मन में एक ही क्वेश्चन रहता था कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े राजनेता, इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इतने बड़े बड़े जुलूस निकला, सारे चीज हुए, लेकिन फिर भी हमारे देश का दीन दशा सुधर नहीं रहा है। तो ये जब उनके मन का क्या था, प्रश्न था, और इनके साथ 4 साथी होते हैं और 4 अलग अलग लोगों से ये क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को पूछते हैं। एक ही प्रश्न होता है और चारों का 4 अलग अलग आंसर मिलता है। तो आइए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। देखिए यह लेखक जी हैं, और देखिए एक ही बात इनके मन में चल रहा है भाई, क्या कि लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित है। उन्हें इस बात की चिंता है कि देश में कई विशेष पुरुष हैं और यहाँ कई बड़े बड़े आंदोलन भी हुए, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। यह प्रश्न उन्हें हमेशा परेशान करता था। ठीक है, लेखक को हमेशा अपने देश की दशा को लेकर क्या था, चिंता था कि यहाँ पर कई बड़े बड़े विद्वान, कई बड़े बड़े महापुरुष हैं, कई बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन फिर भी हमारा देश जो है विकास क्यों नहीं कर पा रहा है, उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यह प्रश्न उनको हमेशा परेशान करता था कि हमारे देश में इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, फिर भी हमारे देश जहां पर है वहीं पर रह गया, कोई विकास नहीं किया। यही प्रश्न जो है इनको हमेशा परेशान करता था। तो इनके जो भी विदेशी मित्र थे, देशी मित्र थे, उस सारे से ये क्या करते थे, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते थे। आइए देखते हैं आगे कर रहे हैं। यही प्रश्न वे अपने उन विदेशी मित्रों से भी तो अवसर मिलने पर पूछ बैठते जो यहाँ लंबे अरसे से रह रहे हैं और काफी अनुभवी हैं। अपने विदेशी मित्रों से यह प्रश्न पूछना उनका हत बन गया है। यानी कहने का मतलब है, जो हमारे लेखक श्री अग्रवाल जी हैं, तो हमारे भारत देश में काफी लंबे समय से जो उनके विदेशी मित्र यहाँ पर रहते थे, उनसे यह प्रश्न वो हमेशा कभी कभी क्या करते थे, पूछ बैठते थे। जो काफी समय से हमारे भारत देश में रह रहे हैं, उनसे जब उनको मौका मिलता था उन विदेशी दोस्तों से बातचीत करने का, तो वो उस समय इस प्रश्न को क्या करते थे, उन लोगों के सामने पूछ बैठते थे। आगे देखते हैं कि कौन से कैसे प्रश्न पूछे हैं। देखिए कह रहे हैं कि लेखक ने पहली बार अपने जिस विदेशी मित्र से यह सवाल पूछा, वे एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। वे यहाँ लंबे अरसे से देश के दरिद्र लोगों की सामाजिक सेवा करते आ रहे थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ के लोगों को अपने काम पर गर्व नहीं है, यहाँ के लोगों को अपने काम का गर्व नहीं है, इसलिए देश की उन्नति नहीं हो रहा है। उनके अनुसार यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। यानी कहने का मतलब है, लेखक ने अपनी सवाल अपने एक विदेशी मित्र से पूछे। वह ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। वो किस धर्म से बिलोंग करते थे? ईसाई धर्म से बिलोंग करते थे। वो वृद्ध थे और हमारे देश में काफी समय से वह रहकर, और हमारे देश में जो दरिद्र समाज के लोग हैं, उस समाज के लोगों की क्या करते थे, सेवा करते थे। जब लेखक ने यह प्रश्न अपने उस दोस्त से पूछा, बताइए क्या हमारे देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इतने सारे महापुरुष हैं, इतने एक से एक व्यक्ति हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो इनके जो मित्र हैं, इनके जो दोस्त हैं, जो वृद्ध पादरी हैं, जो वृद्ध ईसाई हैं, जो क्या है, वृद्ध ईसाई पादरी हैं, वह आंसर देते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनको अपने कामों के ऊपर गर्व नहीं है। यहाँ के लोगों को कथनी और करनी में दोनों में अंतर है। बात समझ में आ रही है? यहाँ के लोगों को कथनी में और करनी में क्या है, दोनों में अंतर है। नहीं समझ में आया? यहाँ पर समझिए, कथनी और करनी यानी कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। इसके लिए जो है हम लोग का देश विकसित नहीं कर रहा है। इसलिए यहाँ पे देखिए, उनके अनुसार यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत अंतर
है। बात समझिए, कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर, यानी कहते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, जब करने की बारी आती है तो करते कुछ और हैं। आगे देखते हैं, देखिए, वे उदाहरण के रूप में नौकरी के लिए आवेदन पत्र करने और नौकरी मिलने पर गुट बनाकर मालिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात बताते हैं। ठीक है, वे उदाहरण के रूप में एक नौकरी का उदाहरण लेते हैं और उदाहरण करते समय आवेदन पत्र में जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, और उसके बाद जब हमको नौकरी मिल जाता है तो वहां पर बहुत सारे जो लोग काम करते हैं उनके साथ गुट बनाकर, उनके साथ क्या करके, उनके साथ ऐसे गुट बनाकर क्या करते हैं, हम लोग बात करते हैं, और बात करने के बाद क्या बोलते हैं कि हमारे मालिक के साथ कैसे दुर्व्यवहार करना है, कैसे बात करना है, मतलब कंपनी को आगे नहीं बढ़ाना है। अब बात करके कंपनी को नीचे गिराने की बात वहां पर शुरू हो जाएगा। यानी कि क्या बोलते हैं कि जब फॉर्म भरा गया तो उसमें बड़ी बड़ी बात लिखी गई थी, हमारे रहने से कंपनी 10%, 20%, 100%, 80% विकास होगा, हम दिन रात मेहनत करेंगे कंपनी के लिए, नहीं। लेकिन आगे चल के मालूम पड़ता है कि वो अपने 4-5 दोस्तों के साथ, जैसे ये इनके 4-5 दोस्त लोग हैं, 4 लोग जो दोस्त हैं, ये गुट बना के क्या कर रही हैं, बात कर रही हैं। ठीक है, वे कहते हैं कि यहाँ के लोग आवेदन पत्र में अपनी निष्ठा और मालिक की शुभकामनाएं की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही मालिक के खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगते हैं। अन्य देशों में लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते, वे साधारण अपने शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते और स्थान मिलने पर जान लगाकर काम करते हैं। बात समझ में आया? कहने का मतलब है कि हमारे देश में अब जब क्या बोलते हैं कि नौकरी लेने की बात आती है ना, तो लोग गोड़ पड़ जाएगा, गोड़ पड़ती है, हमें केहू तरह नौकरियां दे दीजिए, हमको केहू तरह नौकरियां दे दीजिए। और नौकरी मिलने के बाद 1-2 महीना तो ठीक ठाक काम करेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, चापलूसी करना शुरू कर देगा, 2-4-10 को संगतिया बन जाएगा, और 2-4-10 को संगतिया बनने के बाद लोगों के साथ गए। हमारे जो मालिक हैं ना, वो अच्छे व्यवहार नहीं करते हैं, काम बहुत ज्यादा देते हैं, जितना काम देते हैं उतना पगार नहीं देते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर यहाँ हमारे भारत देश के लोगों की बात होती है, तो ठीक है, यहाँ पर और अपने मालिक के खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं। लेकिन अगर वही दूसरे देशों की बात की जाए तो दूसरे देशों में साधारण शब्दों में आसान भाषा में कहा जाए तो वहां पर आसान भाषा में प्रार्थना पत्र लिखते हैं, साधारण भाषा में एकदम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, और वहां पर नौकरी लगने के बाद, जगह मिलने के बाद वह उस जगह पर पूरा जान लगाकर, पूरा जी जान लगाकर क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। अब आगे देखते हैं, देखिए, लेखक अपने पादरी मित्र की बात से सहमत हैं कि हमें अपने काम का गर्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, पर हम से भूल गए हैं। लेखक उस वृद्ध ईसाई पादरी के बातों से क्या हुए, सहमत हुए। लेखक उस वृद्ध ईसाई पादरी के बातों से क्या हुए, सहमत हुए। वे लेखक कहते हैं कि हाँ, आप जो बात कह रहे हैं, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि मैं अगल बगल आसपास पड़ोस में देखता हूं, काम मिलने के बाद, ड्यूटी से आने के बाद लोग चापलूसी करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। क्या करना शुरू कर देते हैं, चापलूसी करना शुरू कर देते हैं। आप 100% बात कहते हैं। हमारे देश की परंपरा में यह लिखा हुआ है कि हमें अपने काम का गर्व करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि हमें अपने काम का गर्व करना चाहिए, परंतु हम उसे क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। हम अपने काम के ऊपर गर्व नहीं करते हैं। इसका कारण है कि हमारी लंबी दास्ता, इसका कारण यह भी है कि हमारी जो लंबी दास्ता है, मेन इसका कारण है कि हमारी लंबी दास्ता जो है उसके अनुसार से काम का गर्व करने की परंपरा पर ही आधारित है। हमारे यहाँ की जाति भेद, हमारे यहाँ का जाति भेद आज भी लोग विशेष तिथियों पर अपने औजार और बहियों की पूजा करते हैं, पर आज हम स्वधर्म निर्धन से अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है।
का आदेश भूल गए हैं। यानी कहा जाता है जब विशेष तिथि आती है, जैसे दुर्गा पूजा आ गया, क्या बोलते हैं कि विश्वकर्मा पूजा आने वाला है, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा है, तो विश्वकर्मा पूजा में सब लोग जिनके पास जो औजार होगा, क्या बोलते हैं, तलवार होगा, बंदूक होगा, जो भी औजार होगा या फिर जिस औजार से लोग काम करते हैं, वो सारे औजारों को पूजा पाठ करते हैं। लेकिन तो अब जिस दिन पूजा पाठ करते हैं उस दिन सब ठीक है, लेकिन अगले दिन अगर उनके पास जाइएगा, कहिएगा कि भैया आपका काम धंधा कैसा चल रहा है, तो वो लोग कहेंगे भाई मत पूछिए, बस चल रहा है। वो लोग अपने काम के ऊपर गर्व नहीं करते हैं। यही हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में परंपरा यह है कि हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। और यही हमारी लंबी दास्ता है, और लंबी दास्ता को हम लोग निभाते हैं। कैसे निभाते हैं? विशेष त्योहारों में। अब दशहरा पूजा आ गया तो उसमें लाठी भाला जितना भी होगा सारे को रखकर एकदम उसको बढ़िया से पूजा पाठ किया जाएगा, क्योंकि हमारे परंपरागत तरीका से विश्वकर्मा पूजा में लोहा लकड़ जितने भी मशीनरी सामान होता है सारे चीजों को क्या किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। लेकिन वो सारे आदेशों को आज हम भूल गए हैं। ठीक है, आगे देखिए कवि कह रहे हैं, अब लेखक अपने प्रश्न का जवाब जिन दूसरे विदेशी सज्जन से जानना चाहे वे IAS के सदस्य एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे। यानी कि वह इस बात से सहमत हो गए, वृद्ध ईसाई पादरी के बातों से वह 100% सहमत हो गए कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न जो पूछते हैं वह अपने दूसरे मित्र से पूछते हैं, दूसरे विदेशी मित्र से पूछते हैं, और वह एक ICS और IAS के सदस्य एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे। यानी कि वो क्या थे, एक IAS के सदस्य, IAS के सदस्य और ICS के सदस्य थे। ठीक है, उन्हें 30 वर्षों से अधिक यहाँ रहने का अनुभव है। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि देश की उन्नति न करने के कारण यहाँ के लोग अपनी जिम्मेवारी न समझना, अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुण हम भूल गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो लेखक के दूसरे मित्र हैं, दूसरा विदेशी मित्र है, और इन विदेशी मित्र से भी पूछ रहे हैं, दूसरे विदेशी मित्र से यानी दूसरे सज्जन से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप हमारे देश में 30 साल से रह रहे हैं, 30 साल से अधिक हमारे देश में आप सेवारत है, सरकारी कर्मचारी थे। आप बताइए कि हमारा जो भारत देश है, क्या है, हमारा जो देश है वो उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। तो ये भाई साहब कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वही सबसे बड़े क्या है, दिक्कत। यहाँ के लोग मुख्य है, जो कारण यहाँ के लोगों में क्या है, कमी है, यहाँ के लोगों में कमी है। यह जो भाई साहब है कहते हैं कि यहाँ के लोगों में क्या है, कमी है। देश के उन्नति न करने के कारण यहाँ के लोगों का अपनी जिम्मेवारी न समझने, यानी ये सीधा कह रहे हैं यहाँ के लोगों में कमी है। भाई पूछे कि कैसा कमी है, आप बताइए ना, कैसे आप कह सकते हैं कि हमारे देश के लोगों में कमी है। यह कह रहे हैं बड़ी प्यार से कि देखिए भाई साहब, देखिए प्रकाश जी, देखिए श्री प्रकाश अग्रवाल जी, यहाँ के लोग की मैं एक बात बताता हूँ, काम करने की तो जिम्मा ले लेते हैं लेकिन उसको पूरा करना भूल जाते हैं। क्या, काम करने की तो जिम्मा ले लेते हैं और उसको पूरा करना क्या करते हैं, भूल जाते हैं, जिस कारण से देश उन्नति नहीं कर रहा है, अभी आगे देखिए आगे क्या होता है, आगे देखिए जैसे में समझा रहे हैं, किसी को किसी पर विश्वास नहीं। पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्मेवारी न समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना घर कर गई। यानी कहने का मतलब है, जो क्या बोलते हैं कि ये जो कर्मचारी भाई साहब हैं, दूसरे जो से पूछे हैं, वो यह कहते हैं, इनके अनुसार कहते हैं कि आजकल किसी के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है। के लिए पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्मेवारी कोई आजकल नहीं समझ रहा है। न समझने के कारण लोगों के अंदर अविश्वास की भावना है, अविश्वास की भावना घर, किसी के ऊपर किसी के विश्वास नहीं है। और
अविश्वास की जो भावना है सबके घर में क्या हो गई है, सबके दिल में क्या हो गई है, घर बना लिया है। काम करने पर उसे समय पर मेहनता मिल जाएगा, मिल पाएगा। किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, दूसरों को कष्ट, दूसरों के कष्ट की किसी को परवाह नहीं है। यह सब अपनी जिम्मेवारी न समझने का परिणाम है। तो हमारे लेखक के जो दूसरे सज्जन व्यक्ति हैं वह कहते हैं आपके देश में एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं है। एक कहावत है और यह भी कहते हैं कि जो लोग यहाँ पर देखिए नेताजी कह रहे हैं, ये देखिए ये जो नेताजी हैं ये कह रहे हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, आपका मजदूरी टाइम पर मिल जाएगा। लेकिन लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर विश्वास होता है, कुछ लोगों के अंदर विश्वास नहीं होता है। वैसे जो लोग भी काम कराते हैं वो लोग भी कहते हैं आप काम कीजिए, आप काम कीजिए, आपके लिए हम अच्छा से अच्छा काम, अच्छा से अच्छा जो हमारे से बनेगा वो करने के लिए तैयार हैं। ये मजदूर वर्ग के लिए नेताजी क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए बढ़िया से राशन कार्ड, पानी की व्यवस्था, बढ़िया घर की व्यवस्था, हमेशा बिजली की व्यवस्था, आपके बाल बच्चों की परवरिश के लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए हम तैयार हैं। बस आप लोग अपनी जिम्मेवारी को समझते रहिएगा। लेकिन यहाँ पर किसी लोग को नेताजी के बातों पर विश्वास नहीं है। बहुत कम लोगों को नेताजी के बातों पर क्या है, विश्वास है। और यहाँ पर एक कहावत है हमारे देश में, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। यह हर एक व्यक्ति के ऊपर एकदम सुटेबल बैठता है। क्यों मैं इस बात को बोल दिया, मैं इस बात को इसलिए बोल दिया कि जब वहां पर हमारा काम बन रहा है और किसी दूसरे का काम वहां पर बिगड़ रहा है तो दूसरा जाए भाड़ में। बात समझ रहे हैं आप लोग, दूसरा व्यक्ति जाए भाड़ में। हमारा तो काम बन रहा है ना, दूसरे व्यक्ति को कुछ हो जाए, उसका मुंह हाथ भुभुन उभुन, नाक मुंह में फूट फाट जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमारा काम होना चाहिए बस किसी भी तरीका से। बात समझ गए। तो वही यहाँ पर है, यह सब अपनी जिम्मेवारी न समझने का परिमाण है। बात समझ में आ गया। ये सटीक है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। समझ गए। इसके लिए मैं इस बात को बोल दिया कि 100% सही बात है। तो याद कर लीजिएगा, कहीं भी किसी से देखिएगा, कहीं भी अगर अपना काम बनता होगा ना, 2-4 रुपया अगर देकर भी अपना काम करवाना होगा ना, तो 2-4 रुपया टेबल के नीचे आदमी धरा कहता है कि हमको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, हमारा काम हो जाएगा। ऐसा देश में हमारे लोग बैठे हुए हैं। भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ रहा है, वैसे नहीं। अभी देखिए, अभी अगर किसी गरीब व्यक्ति का कॉलोनी पास करना होगा, तो कॉलोनी पास करने के लिए लिस्ट में नाम आया है, लेकिन फिर भी मुखिया जी को क्या चाहिए, उसमें से 20,000 रुपया चाहिए। यानी कि 1,40,000 रुपया किसी व्यक्ति के लिए घर बनाने के लिए आ रहा है, उसमें से ही मुखिया जी कह रहे हैं कि हमको 20,000 रुपया चाहिए। अब बताइए, 1,40,000 रुपये आ रहा है, अब बेचारे के एक पक्के घर के लिए आ रहा है, और वो किसी आवास, इंदिरा आवास की तरफ से आ रहा है या प्रधानमंत्री योजना आवास की तरफ से आ रहा है, किसी भी तरफ से आ रहा है, या मुख्यमंत्री योजना किसी भी तरफ से आ रहा है, और उसमें मुखिया, सरपंच, वार्ड, ये सभी लोग कहते हैं कि उसमें थोड़ा थोड़ा मेरा भी कमीशन होना चाहिए। और उसमें भी जब पास होता है ना, आप नहीं दीजिएगा ना, तो ऑटोमेटिक वहां से सेटिंग है, आपके 20,000 कट के ही आएगा। फिर कहां से हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, लेखक उस दूसरे व्यक्ति के बातों से भी क्या हुए, सहमत हुए। ठीक है, उन्होंने कहावत कर दिया क्या, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। चलिए हम लोग भी आते हैं अपने सिलेबस पे। देखिए, लेखक जिस तीसरे व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछते हैं, 7-8 साल से भारतीय बनकर श्रद्धा पूर्वक देश की सेवा कर रही महिला थी। अब देखिए, लेखक जी जो हैं वो तीसरी बात जो अपने देश से, जो अपने मित्र से पूछते हैं, वह तीसरी बात जो है वो एक महिला होती है। वो एक बहुत सुंदर, सुशील, अच्छी क्या होती है, महिला होती है। अब महिला ज्यादा सुंदर सुशील नहीं, एक औरत होती है। और यहाँ पर देखिए एक लेखक जी बैठे हुए हैं, और ये हमारे देश में ज्यादा दिन से नहीं रह रही है, या 8, 7 या 9 साल से हमारे देश में रह रही है, और हमारे देश में रहकर हमारे देश की सेवा कर रही है। ठीक है, कहने का
महिला थी। उनके अनुसार देश के उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का आलसी होना है। अब देखिए, इस महिला के अनुसार जब यह लेखक पूछे कि हमारा भारत देश में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतना बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत बड़का बड़का आंदोलन हुआ, एक से एक नेताजी लोग हैं, एक से एक बड़का बड़का पुरुष महापुरुष लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश क्या बोलते हैं, विकास और उन्नति नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यह महिला जवाब देती है, यह औरत जवाब देती है, कहती है कि यहाँ के सबसे बड़ा जो कारण है, यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या है, यहाँ के लोगों का क्या है, आलसी होना है। अब लोगों के अंदर धीरे धीरे क्या होने लगा है, आलसपन होने लगा है। कोई लोग नहीं चाह रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करे, सब लोग चाह रहा है कि आराम से एकदम क्या बोलते हैं, एकदम मुँहे में कवर आ जाए, मुँहे में कवर किया जाए, मतलब कि बनाने उन्हें की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट उसको क्या करे। और भी खाने में भी क्या कभी कभी सुनने में आता है ना, घर पे कभी कभी दोस्त लोग कभी यार कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा, बस आदमी अपने हाथे से खिला देगा ना, एकदम पड़े पड़े हम खा लेंगे, कोई मेहनत करना नहीं चाह रहा है आजकल। सबसे बड़ा कारण ये बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों का क्या होना है, आलसी होना है। बात समझ में आ गया। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना, यहाँ के लोग मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए यहाँ के लोग किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। अर्थात इस महिला के अनुसार कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे देश के लोग हैं वह मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए इस देश के लोग, यहाँ के लोग किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं है। यह बात यह महिला कहती है। आगे देखते हैं क्या होता है। आगे देखिए, लेखक के प्रश्न का जवाब देने वाला यह व्यक्ति एक विश्व प्रसिद्ध वृद्ध महिला थी, जिन्होंने अपने 40 वर्ष विभिन्न सेवाओं में यहाँ खपाए थे। यानी तीसरी महिला के बाद चौथी महिला, और ये महिला जो थी देखिए 40 वर्ष की जो थी महिला थी, यहाँ देखिए 40 वर्ष की जो थी क्या है, महिला है। और यह यहाँ पर सॉरी एक वृद्ध महिला थी, और वो हमारे देश में 40 वर्ष से अलग अलग सेक्टरों में क्या किया है, काम किया है। अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग सेवाओं में इन्होंने क्या किया है, काम किया है, अपना जीवन को खपाया। उनके अनुसार देश की उन्नति न होने का कारण यहाँ के लोगों में उदारता न होना, लोगों में उदारता की भावना न होने के कारण लोग खुद ही आगे रहना चाहते हैं, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। यानी जो ये बूढ़ी दादी माँ है, जो ये वृद्ध महिला है, जो 40 वर्षों से हमारे देश में रह रही है, 40 वर्षों से हमारे देश में अनेक प्रकार की सेवाओं में काम कर रहे हैं, इनका जो मुख्य कारण है, इनका मुख्य कारण यह है, यह कहती है कि यहाँ के लोगों में उदारता की भावना नहीं। उदारता कहने का मतलब है कि यहाँ के लोगों में दया की भावना नहीं है। बात समझ रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि हम आगे हैं तो हम ही आगे रहें, भले से ही हमारे जो नीचे वाला व्यक्ति है, हमसे कितना भी तेज हो, हमसे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो हमसे आगे नहीं आना चाहिए। बात समझ में रहा है। वही जैसे देखिए, इसलिए अनेक योग्य वैज्ञानिक आविष्कारक एवं अनेक औषधि लुप्त हो गए। उनके अनेक गुणी लोग ने अपने गुणों से दूसरों को परिचय नहीं कराया और अपने गुण अपने साथ लेकर स्वर्ग सिधार गए। यानी इस वृद्ध महिला के अनुसार कह रही है यह महिला, यहाँ पर बहुत सारे गुणी लोग, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हुए, बहुत सारे डॉक्टर लोग हुए, बहुत सारे लोग औषधि का खोज किए, एक दूसरे से परिचय नहीं करवाने के चलते वो जहाँ थे वहीं पर क्या हो गए, सब खत्म हो गए, स्वर्ग सिधार गए। यानी कि वो हरिहर की मारुति पर चढ़ के चले गए। लास्ट में सभी को हरिहर की मारुति पर चढ़ के चले जाना है। जब एक दूसरे से लोगों की जान पहचान नहीं होती है और उसके अंदर क्या बोलते हैं, जो गुण की भावना है वो दूसरे के सामने नहीं रखी जाती है, वो गुण उसके अंदर ही क्या होता है, छिपी रह जाती है। और छुपे छुपे बेचारा क्या होता है, एक समय ऐसा आता है वो अपने गुण को लेकर
तो क्या करता है, स्वर्ग सिद्धार्थ जाता है और लास्ट में वो हरिहर की मारुति पर, बात समझ रहे हैं ना, हरिहर की मारुति पर, और उसमें 4 दूना के 8 को चक्का होता है, उसी पर चढ़ के एकदम क्या होता है, चला जाता है। ठीक है, हरिहर की मारुति भी उसका साथ शमशान घाट तक देती है। आगे चलते हैं। कहने का अर्थ यह कि गुणी व्यक्ति नव युवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब है जो उनसे छोटे लेवल पर जो लोग हैं ना, नया नया लोग हैं, उनके अंदर नई उत्साह है, नई उमंग है, और उनके अंदर बहुत सारा गुण छिपा हुआ है, लेकिन उनके ऊपर एक क्या बोलते हैं, एक बैठे हैं करके खाने वाले बैठे हैं, उनको कुछ ना, थोड़ा बहुत ही नॉलेज है, तो जो उनसे नीचे वो कहेंगे कि ये हमसे ऊपर चला जाएगा तो हमारा नाम खराब हो जाएगा, तो ऐसे करके वो उसको ऊपर प्रमोशन नहीं करते हैं, उसको नीचे ही दबा के रखते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि उसका गुण, उसका सारा चीज वो अंदर ही दबे दबे एक समय आता है कि वो हरिहर की मारुति पर चढ़ जाता है। किसके अनुसार, इस वृद्ध महिला के अनुसार, इस दादी माँ के अनुसार, इस वृद्ध महिला के अनुसार यह बात होती है। आगे देखिए, लेखक अपने इन चारों विदेशी मित्रों के जवाब को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हाँ, कहते हैं यानी कि आप लोगों ने चारों मित्रों का जवाब सुन लिया। ठीक है, अब इन चारों मित्रों के जवाबों का जो निष्कर्ष होता है, जो निचोड़ होता है, वो लास्ट में लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए, ठीक है, हम ठीक समय से उपयुक्त काम ना उठाकर अपने काम में गर्व नहीं करते हैं, उस काम को करने में दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेवारी का अनुभव नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम काम ठीक समय से उठाकर उस काम को समय पर नहीं पूरा करते हैं, और जो काम लेते हैं उस काम पर हमको गर्व नहीं होता है, और उस काम को करने में दूसरों के प्रति हम अपनी जिम्मेवारी को भी नहीं दिखाते हैं। हम अपने काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ उसे खुद नहीं करते हैं। यानी कभी कहते हैं जो भी काम लेते हैं उसमें हम लोग काम को लेने के बाद उसमें खुद साथ में लगकर उस काम को नहीं करते हैं, परिश्रम और मन तन से लगकर उस काम को नहीं करते हैं। हम अपने गुण उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते हैं, इसलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। यानी कि हमारे अंदर जो गुण है, हमारे अंदर जो कला है, वह कला हम दूसरों को नहीं सिखाते हैं, इसलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। ये कौन कर रहे हैं? यह श्री प्रकाश जी कह रहे हैं, यह कवि कह रहे हैं कि अगर जो हमारे अंदर गुण है, हमारे अंदर जो कला है, हमारे अंदर जो क्वालिटी है, या हमारे छोटे के अंदर है, हमसे जो छोटे लोग हैं उनके अंदर जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को दुनिया के सामने आना चाहिए, ताकि भविष्य में हमारे देश के लिए क्या हो, काम हो। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें नहीं होती है, जो रहती है वो दब नहीं दिखाने के बाद वो दबी कुचली रह जाती है, जिसके चलते वो जहाँ होता है वहीं पर रह जाता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग खुद अपनी बर्बादी का कारण है। लेखक इस बात को और सरल ढंग से बताते हुए कहते हैं, एकदम सरल वाक्य में लेखक कहते हैं, श्री प्रकाश जी एकदम इस बात को पूरा एकदम सरल मुलायम, जैसे स्पंज मुलायम होला न, दबला के बाद में हर देर आशा गिर जाला, उसे ही एकदम मुलायम बात में कह रहे हैं। देखिए, हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। समझ में आया? यानी कि हम जो लोग हैं, हम लोगों का जो नागरिक कर्तव्य है और जो नागरिक अधिकार है, उस सारी चीजों को क्या कर दिए हैं, भूल गए हैं। हम बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते। कभी कह रहे हैं कि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं उनके अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों का हम लोग पालन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही है और हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? मेन रीजन यही है, हमसे जो हमारे बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि बाबू ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये काम नहीं वैसे होगा, हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, जिसके चलते क्या होता है कि हम जहाँ हैं वहीं पर वहीं रह जाते हैं, और एक आदमी के चलते दूसरा आदमी के चलते तीसरा आदमी के चलते चौथा आदमी, ऐसे करके होता है। ऐसे पूरा देश में फैला हुआ है। जो हमारे बड़े बड़े जो नेता लोग हैं
वो अपने धुन में व्यस्त हैं, कभी कभी बढ़िया से आकर अपने देश के लिए बात विचार भी बोलते हैं, तो हम लोग उनकी बातों को मानते नहीं है, जिसके चलते जो है हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। आज भी हम वहीं के वहीं है। ये हुआ इस पाठ का सार, यानी कि क्वेश्चन एक था, आपने देखा क्वेश्चन क्या था, एक था कि हमारा जो देश है उन्नति क्यों नहीं कर रहा है। और यहाँ पर 4 तरह के लोगों से पूछा, लेखक ने श्री प्रकाश जी ने पूछा। पहला जो व्यक्ति थे वो वृद्ध ईसाई पादरी थे। दूसरा जो व्यक्ति थे वो क्या बोलते हैं कि आईएएस अधिकारी थे, विदेशी थे, वो 30 साल से हमारे देश में आईएएस अधिकारी थे। तीसरी जो थी वो 60-8 साल से रहकर हमारी देश में क्या कर रही थी, सेवा कर रही थी। और चौथा जो थी एक वृद्ध महिला थी, और वो भी हमारे देश में 40 साल से लमसम क्या कर रही थी, काम कर रही थी। और अलग अलग क्षेत्र में 40 काम अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया था, काम किया था। और इन सारे बातों का निचोड़ निकालकर लेखक देखिए एकदम सरल ढंग से कहते हैं कि हम अपनी नागरिक कर्तव्यों को और नागरिक अधिकारों को क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। और हम बड़े बड़े लोगों के कहे अनुसार नहीं चलते हैं, हम उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन में संगठन नहीं करते हैं। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं और हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा है। बात समझ में आया? समझ में आ गया ना कि हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके एक बार पूछ लीजिएगा। बात समझ में आया? एक बार ना वीडियो बढ़िया लागल होई ना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपने ही तक शेयर नहीं करना है, क्योंकि अपना भला नहीं करना है, भला सबको करना है। मोदी जी का हमारा एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। ये नहीं कि अपना काम जब अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, यह काम नहीं करना है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उसको भी अच्छा से समझ में आ जाए। अगर आप लोग सिलवासा से बिलोंग करते हैं या सिलवासा के अगल बगल क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने के लिए, तो हमारा जो पता है ठोकर खड़ा मिनी बस स्टैंड के बगल में एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर है। वहां पर आप आकर और एक इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ बेस्ट से बेस्ट टीचरों द्वारा, बढ़िया से बढ़िया एकदम तरीका से क्या कहता है, समझाया जाता है। जाते जाते थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आई देखिए यूट्यूब वहां पर जब आप देख रहे होंगे तो वहां पे लाल का बटन दिखाई दे रहा होगा, लाल का बटन एकदम जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल पर नया जो वीडियो अपलोड होता है ना, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा, तो एकदम बढ़िया से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। और आप लोग लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक करने में आप लोग कंजूसी करते हैं। बात समझ में आ रहा है? जब तक से आप लोग लाइक नहीं कीजिएगा ना, तो हमारा मोटिवेशन नहीं बढ़ेगा। यार कम से कम क्या लगता है, आप एक लाइक कर दीजिए, अंगूठा दबाए में कोनो दिक्कत बा? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलल जाए दूसर पाठ में।